अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अनरोल बैनर कैसे बनाया जाता है, लेकिन आज हम उसकी मैपिंग के हवाले से सीखेंगे कि उसके ऊपर टेक्सचर कैसे लगाया जाता है, उसको मैप कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो एनिमेशन रेडी थी वो हमारे पास कुछ इस तरह की है। ठीक है, तो ये एनिमेशन जब हमारे पास रेडी हो चुकी होती है तो उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ पे फिजिक्स पैनल के अंदर, क्लोथ को सिलेक्ट करके, मतलब जो आपका प्लेन है उसको आपने सिलेक्टेड रखना है। फिर आपने जाना है फिजिक्स के अंदर, क्लोथ आपने पहले से सिलेक्टेड किया हुआ होगा तो आपको आना है नीचे इधर। यहाँ पर पहले से अगर आपका कोई बैक किया हुआ है तो आपने वो डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैक आल डायनेमिक का जो आपका ऑप्शन दिख रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और प्री रेंडर हो जाएगी। इसको हम रेंडर होना नहीं कहते, ये प्री रेंडर हो जाती है हमारी फाइनल रेंडर से पहले। ठीक है, तो इस तरह से जब आपकी स्मूथ रेंडरिंग जब हो जाती है तब आपको किसी एक पॉइंट पे आना होता है। जैसे कि मैं आगे इस पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे हमारा जो प्लेन है, जो हमारा क्लॉथ है वो बिल्कुल फ्रंट व्यू पे दिख रहा है साफ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर मटेरियल पे जाना, न्यू पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे जो बेस कलर लिखा हुआ है इसके इस डॉट पे जाना है, इमेज टेक्सचर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओपन के ऊपर जाना है और यहाँ पर अपनी वो इमेज लगानी है जो आप इस बैनर के ऊपर लगाना चाहते हैं। सिंपली ओपन पे क्लिक करना है और मैं जाता हूँ अपने उस बैनर के अंदर। जब आप ओपन कर लेते हैं तो आपके पास बैनर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपके पास इस तरीके से आपका नहीं दिखाई दे रही कोई इमेज या कोई बैनर, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता, तो इसका सबसे आसान सा हाल मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। जब आप इमेज लगा देते हैं तो उसके बाद आपको आना होता है यहाँ पर एडिट मोड के अंदर। एडिट मोड के अंदर आपको आना है और यहाँ पे कीबोर्ड से आपने ए प्रेस करना है, जिससे ये प्लेन जो है इसके सारे वर्टेक्स, एजेस, जितनी भी इसके पॉइंट्स है वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। जब सारे पॉइंट सिलेक्ट हो जाएं तो आपको कीबोर्ड से यू प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अनरैप करना है। मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पहले से हुआ पड़ा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब अनरैप हो जाएगा तब आपकी आधी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। हो सकता है आपके पास पूरी इमेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, पर अगर आपके पास अब भी पूरी इमेज इस प्लेन पर सेट नहीं होती है तो इसका अभी भी एक और तरीका है। आपने सिलेक्टेड ही रखना है अपने प्लेन को। उसके बाद आपको जाना है ऊपर। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और यूवी एडिटिंग। आपको यूवी एडिटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये आपका प्लेन ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं वो आपका इमेज टेक्सचर है। तो इसको आपने ए दबा के पूरा सिलेक्ट कर दिया। फिर हमने जो कमांड पढ़ी थी स्केल की, यहाँ से आप अगर ऐसे करता हूँ, सिर्फ ये ऊपर वाला ऐसे, तो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं ये इतना ऐसा दिखेगा जितना ऐसा मैंने सिलेक्टेड किया हुआ है। तो यूवी एडिटिंग के अंदर मैं जाऊंगा और उसको कहूंगा कि ये जो है पूरा का पूरा एरिया जो है मेरा सिलेक्ट कर दे। जितनी बड़ी मेरी इमेज होगी उतना ही मैंने प्लेन को एडजस्ट करना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं अब इसको सही से सेट करता हूँ इस तरीके से। और जब मैं वापस लेआउट की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर इमेज मेरी पूरी मुकम्मल तरीके से सेट हो चुकी होती है। तो अगर मैं अपनी एनिमेशन को प्ले करूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज टेक्सचर लगाने का सबसे आसान तरीन तरीका ये है। इसके बाद इसका टफ तरीका हम सीखेंगे लेकिन अगली क्लास में। अच्छा, इमेज टेक्सचर देने के बाद हमने और क्या करना है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के कुछ तरीके हैं, तो वो मैं आपको अभी बताता चलूँ कि वो किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है इधर सबसे टॉप वाले के अंदर, आपका ईवीबी पे किया हुआ है। यहाँ पे जो सेटिंग बेसिस होती है वो हम करते हैं, पर यहाँ पे हमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ना लाइट यूज़ की है ना ही कोई और चीज़। तो अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है व्यू बोर्ड शेडिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। अगर लाइट नहीं पड़ रही तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अंधेरा दिखेगा। तो यहाँ पर लाइट लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारे पास पहले से लाइट मौजूद है मैं उसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ऐड पे जाता हूँ, लाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे एरिया लाइट में सिलेक्ट करूँगा। आप स्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ या तो एरिया अच्छा लगेगा तो एरिया अच्छा यूज़ कर लेंगे, नहीं तो स्पॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया पे जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास इस जगह पर लाइट आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट पड़ रही है। तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा।
पहले इसको मैं लगूंगा ऐसे ऊपर, फिर इसको इस तरफ लेके जाऊंगा। उसके बाद आपकी एरिया लाइट सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पे आपको बल्ब का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको 500 वाट पे चेंज करना है, जहाँ इसकी लाइटिंग जो है वो पूरे बैनर के ऊपर आ जाएगी। इसकी अभी भी पोजीशन सेट करनी है इसी तरीके से। उसके बाद इसकी वाट कुछ कम कर देता हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने 250 दे देता हूँ, यहाँ पर 250 मैंने पॉइंट दिए, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये एरिया लाइट मेरी परफेक्टली फिट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रीव्यू पे मुझे बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे इमेज नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये इमेज भी मेरे साथ निकल सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ रेंडर पर, सॉरी आउटपुट पर, यहाँ पर साइज़ ही मेरे पास ये आ रहा है, क्योंकि ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो रेंडर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर आपने कंप्रेशन जो है वो इसका आधा रख लेना है, जिससे कि 50%। इससे क्या होगा, आपकी रेंडर जल्दी भी होगी लेकिन फाइल आपकी HD में ही निकलेगी। ठीक है, उसके बाद FPS आपने 30 कर लेने हैं मिनिमम। उसके बाद आपको कितने फ्रेम्स निकालने हैं, मैं इस वक्त 250 फ्रेम्स ही निकाल लूँगा क्योंकि मेरी एनिमेशन एंडिंग तक है। अगर आपकी एनिमेशन 120 फ्रेम तक ख़त्म हो रही है तो आप यहाँ पे 120 फ्रेम एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 250 फ्रेम ही एंड करूँगा और स्टार्ट में 1 से ही करूँगा। उसके बाद मुझे नीचे आना है, यहाँ पर लोकेशन सेट करनी है, तो यहाँ की लोकेशन में कॉपी करके यहाँ पर लगा दूंगा, उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये मेरी लोकेशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। फाइल मुझे कौन सी चाहिए, PNGs में चाहिए, PNG ले। उसके बाद RGB और साथ में जो A आ रहा है आपको ये वाली फ्लैश सेलेक्ट करनी है, RGB सेलेक्ट नहीं करनी, RGBA सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपने सारी सेटिंग जब कर ली है उसके बाद आपको वापस जाना है रेंडर के अंदर, और यहाँ पर अगर आप EV सेलेक्ट करना चाहें या साइकिल सेलेक्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सपोर्टेड पे ही क्लिक रखना है, GPU पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है इधर फिल्म वाले हिस्से पर। फिल्म वाले हिस्से पर आप यहाँ पर आएंगे, ट्रांसपेरेंट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। बाकी सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, बस आपने सिंपली, अगर आपको सिंगल इमेज चाहिए तब आप रेंडर इमेज पे क्लिक करते हैं, अगर आपको पूरी एनिमेशन चाहिए तब आप रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली मैं रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी ये आपको ऊपर बताता रहेगा, यहाँ पे सैंपल रेट चलते रहेंगे, यहाँ पे टाइल्स का रेंडर टाइम चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशन जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा फास्टली रेंडर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, हो सकता है ये 15 मिनट लगा दे, हो सकता है ये 20 मिनट लगा दे। आपका सिस्टम अगर लो है तो पॉसिबल है ये 1 घंटा भी लगा सकता है, क्योंकि ये हर सीन को रेंडर करने के बाद डीनोइज करेगा, कंप्रेस करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। तो यहाँ पर आपने जो ये आपको दिख रहा है यहाँ से आपने कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपने आना है, साइकिल्स की जगह पे आपने EV पे सिलेक्ट कर देना है। अब EV पे सिलेक्ट करते हैं तो एक बड़ा इशू हमें ये आता है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट आपका ऑप्शन थोड़ा तो अलग तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने परेशान नहीं होना, सिंपली इस पर क्लिक कर देना EV पे। ठीक है, ध्यान से आप देख लें कि यहाँ पे फिल्म वाले सेक्शन के अंदर मेरा ट्रांसपेरेंट नीचे आ रहा है और साइकिल के अंदर मेरा ट्रांसपेरेंट इस तरफ आ रहा था, ऊपर की तरफ। आप रेंडर करके देखते हैं तो पहले से ज़्यादा जल्दी होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, रेंडर एनिमेशन। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक टाइम आपको यहाँ पे बता रहा है, और अभी तक मेरे 5 फ्रेम्स निकल भी चुके हैं। और इससे पहले जब आपको मैंने साइकिल वाला दिखाया था उस पर रेंडर इतनी देर में मुश्किल से 1 हुआ था, वो भी सही से नहीं। तो ये है सबसे फास्ट वे अगर आप जल्दी से रेंडर करना चाहते हैं। तो रेंडर करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंपोजिशन का। आपको यहाँ पर डायरेक्टली इमेज या वीडियो इसी के साथ एक्सपोर्ट नहीं करनी होती है, इससे साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेंडर का टाइम भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर हमें इन सारे सीन्स को कंबाइन करना है उसके लिए हम आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी फाइल रेंडर हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपको कट मारता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक्सपोर्ट PNG के अंदर मेरी पूरी PNG फाइल जो 250 फ्रेम्स की थी वो सारी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। एडोबी आफ्टर इफेक्ट को आपने ओपन कर लेना है, आपने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखते हैं
अनरोल बैनर एनिमेशन ब्लेंडर। ठीक है, साइज़ आपने यही लेना है, फ्रेम आपने यही लेना है, टाइम आपने यही लेना है, सब कुछ सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट हुई पड़ी है आपने वही रखनी है, कुछ भी चीज़ नहीं करना। ओके कर दें। फिर इस फाइल को आपने सेव भी लाजमी कर देना है, नहीं तो आपकी फ़ाइल ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अनरोल बैनर आफ्टर इफेक्ट कंपोजिट। ठीक है, यहाँ पर आपने वो इमेजेस को अपलोड कर देना है जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पीएनजीज, आप सारे इमेजेस को अपलोड नहीं करना, सिंपली आपने सिर्फ एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो बाकी सारी इमेजेस आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। आपने यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने फिट पे क्लिक कर देना है, साइज का थोड़ा पीछे की तरफ लेके आना है। उसके बाद आपने वो इमेज लेके आनी है जो हमने इससे पहले लगाई थी। ठीक है, इसको भी आपने सेट कर देना है अपनी पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसकी पोजीशन भी मैं अपनी सेम टू सेम वही रखूँगा। ये देखें, ठीक है, परफेक्टली मेरी यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद इसको मैं प्ले करके देखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है तो उसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। स्केलिंग ज़्यादा मैंने आगे पीछे कर दी है, उसको अभी मैं यहाँ पे परफेक्टली सेट करूँगा, और इस जगह पे थोड़ा सा इस तरह। ठीक है जी, इसका आप डुप्लीकेट बना भी सकते हैं। फिर आफ्टर इफेक्ट में जाके यहाँ पे इफेक्ट्स और प्रीसेट में यहाँ पर इसको हल्का सा अगर शेडो पॉइंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे हम ये चीज़ ब्लेंडर के अंदर भी सेट कर सकते थे, लेकिन चूंकि क्लास में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इस वजह से ये सेटिंग आपने यहाँ पर करनी है। और अगर मैं आगे वाली लेयर को यहाँ से हाइड कर दूँ, देखना चाहता हूँ कि ड्रॉप शेडो, सॉरी, यहाँ पर आपने फिल देना है। ठीक है, कलर रखना है आपने ब्लैक। उसके बाद आपने यहाँ पर GAUS गॉसियन ब्लेयर आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है, जितना ज़्यादा देख सकते हैं आप इफेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल डाउन कर देना है। ठीक है, और इसकी पोजीशन हल्की सी स्लाइटली साथ में ऐसे कर देनी, तो ये हल्का सा इसके साथ शेडो भी आ जाएगा। ये देखें, ओपेसिटी कुछ ज़्यादा कम कर दी है मैंने, तो उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एनिमेशन आपकी यहाँ तक रेडी हो चुकी है। इससे एक्स्ट्रा एरिया हमें नहीं चाहिए, ये एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर आने के बाद इस कर्सर पॉइंट को आपने यहाँ पर आने के बाद N प्रेस करना है कीबोर्ड से। N प्रेस करने के बाद आपको जाना है आप फाइल के अंदर एक्सपोर्ट एड टू रेंडर क्यूब। उसके बाद आपको बेस सेटिंग पे जाके देख लेना है एक बार कि रेजोल्यूशन यहाँ पे फुल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1080p वाली फाइल है। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपने इसका ऑडियो देना चाहे तो दे दे, पर मैंने कोई ऑडियो नहीं दिया तो मैं इसलिए ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ। सिंपली ओके करना है। यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ एक्सपोर्ट फाइनल एनिमेशन के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तकरीबन सेकंड ही लगाएगा ये सारा का सारा हमारा रेंडर करने में। उसके बाद मैं यहाँ पर आके अपनी एनिमेशन को देख सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरी वीडियो तैयार है।